हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने वाटर की स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो वाटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक वो वाटर जो सॉफ्ट होगा और दूसरा हार्ड वाटर। अब सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है भाई? सॉफ्ट वाटर वो होगा जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेगा, ठीक है। और हार्ड वाटर कौन सा होगा? जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाएगा। तो कैसे लिखेंगे? सॉफ्ट वाटर विच फॉर्म लेदर इजीली विद सोप सॉल्यूशन, यानी जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेगा वो होगा सॉफ्ट वाटर। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो यहां पर आप? रेन वाटर, ठीक है, आसानी से झाग बना लेता है। इसके अलावा आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है ये भी आसानी से साबुन के साथ झाग बना लेगा या लेदर बना लेगा। हार्ड वाटर कौन सा होगा? विच डज नॉट फॉर्म लेदर इजीली विद सोप सॉल्यूशन, यानी हार्ड वाटर साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? सी वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर। कुएं का पानी होता है वो भी क्या होता है? आसानी से झाग नहीं बनाता। ये झाग आसानी से साबुन के साथ क्यों नहीं बनाता अभी? इसका कारण है कि इसमें जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की या तो क्लोराइड प्रेजेंट होंगे या फिर सल्फेट प्रेजेंट होंगे या फिर इसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। इन आयन की वजह से ये क्या करता है? साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता। एक्सप्लेन करते हैं अभी कैसे नहीं बनाता। अब आपको पता है साबुन क्या होती है? सोडियम या पोटेशियम साल्ट होती है। किसका? हायर फैटी एसिड का। हायर फैटी एसिड जैसे आपका स्टेरिक एसिड है या फिर पाल्मिटिक एसिड है या फिर ओलिक एसिड है, ठीक है। तो इसका सोडियम या पोटेशियम साल्ट होती है जो साबुन होती है आपकी। तो जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं स्टेरिक एसिड का। क्या होता है? C17H35COO। अगर H लगा देता तो यह स्टेरिक एसिड बन जाता। हमें तो सॉल्ट बनाना है, सोडियम या पोटेशियम, तो मैं H को उठाकर सोडियम लगा देता हूं। तो ये क्या बन गया आपका? सोडियम स्टीयरेट। अब इस सोडियम स्टीयरेट को मैं हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करता हूं तो हार्ड वाटर में तो क्या होती है? इनकी इंप्योरिटी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो कि उसमें कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी है, तो ये क्या होगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा और सोडियम कैल्शियम की जगह ले लेगा। तो यहां पे होगा C17H35COO होल ट्वाइस Ca प्लस सोडियम क्लोराइड। बैलेंस खुद कर लेना भी। तो ये बन गया कैल्शियम स्टीरेट। और यह कैल्शियम स्टीरेट क्या होता है? वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, तो नीचे प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसे हम कहेंगे ये क्या बन गया? स्कम बन गया। या फिर हम ये कह सकते हैं यहां पे क्या होगा? व्हाइट कर्डी पीपीटी बनेगी, यानी प्रेसिपिटेट बनेंगे जो सेटल डाउन हो जाएगा। अब देखो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो आपकी साबुन थी वो कैल्शियम स्टीरेट के रूप में सेटल डाउन हो गई, तो लेदर कैसे बनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरा क्या होगा? अब मैं क्या कर रहा हूं? बार साबुन लगाए जा रहा हूं, यानी मैं सोप की लार्ज अमाउंट यूज कर रहा हूं। तो क्या होंगे? सारे के सारे जो कैल्शियम या मैग्नीशियम जो आयन है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम स्टीरेट के रूप में सेटल डाउन हो जाएंगे। जब सारे के सारे सेटल डाउन हो गए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, तो अब क्या हो गया? वो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आसानी से क्या होगा? साबुन के साथ लेदर बना लेगा। बट यहां पर हमें नुकसान क्या हुआ? हमें लार्ज अमाउंट में सोप यूज करनी पड़ेगी जो हम नहीं चाहते, ठीक है। अब दूसरा देखो, आपका जो हार्ड वाटर है या हार्डनेस ऑफ वाटर है वो दो तरह की हो सकती है। हार्डनेस ऑफ वाटर, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, नाम ही बता रहे हैं, और दूसरी कौन सी होती है? परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट के कारण होगी, ठीक है। इसलिए इसे हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे?
कार्बोनेट हार्डनेस। और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल वाटर को अगर बॉयल कर देंगे और फिर फिल्टर करेंगे तो इस टेम्परेरी हार्डनेस को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से होगी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से होती है, ठीक है। इन्हें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हम इसे सिंपल बॉयल करके इस हार्डनेस को रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो पहले ये नोट करो, फिर हम मेथड करने जा रहे हैं फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, या इसे हम सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर भी कहते हैं। तो मेनली क्या होती है, जो हार्डनेस थी वो सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट के कारण थी। अगर इनको हम रिमूव कर देते हैं तो आपका जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर टेम्परेरी हार्डनेस के लिए, और फिर हम करेंगे परमानेंट हार्डनेस के बारे में डिस्कस। तो पहला हम क्या करेंगे, फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, कि हम टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो पहली बात है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर मैंने आपको बताया था किसकी वजह से थी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से थी। तो इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, पहला मेथड है बाय बॉइलिंग। सिंपल बॉयल कर देंगे तो भी हम टेम्परेरी जो हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से वो आसानी से रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट दी तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, प्लस CO2 बनेगी और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। आपको पता है कैल्शियम जो कार्बोनेट है वाटर में इंसोल्यूबल है, तो नीचे प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को, ये क्या है वाटर के अंदर ही होता है ना, तो हमें वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, प्लस CO2 निकलेगी, प्लस वाटर बनेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी वाटर में इंसोल्यूबल है, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्युबिलिटी की प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये आसानी से सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो इंप्योरिटी किसके वजह से थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से थी ना, तो ये तो क्या हुए, सेटल डाउन हो गए, जिसे हम क्या करेंगे, फिल्टर करके आसानी से रिमूव कर लेंगे। और इस तरह से आपका जो हार्ड वाटर है वो क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर बन गया बाय सिंपल बॉइलिंग। दूसरा मेथड है बी प्रोसेस, क्या लिखेंगे, इसी के लिए टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, बाय क्लार्क प्रोसेस। स्पेलिंग चेक कर लेना अभी क्लार्क की। तो क्लार्क प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कैलकुलेटेड अमाउंट में क्विक लाइम ऐड कर देते हैं। कैलकुलेटेड अमाउंट मतलब हम लार्ज अमाउंट में नहीं डालेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना डालेंगे। क्या डालेंगे, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलेक्ट लाइम में, ठीक है। अब ये सेलेक्ट लाइम क्या करता है, आपकी जो हार्डनेस थी वो किसकी वजह से थी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। तो ये क्या करेगा, जैसे आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, यानी नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। इसको फिल्टर करके रिमूव कर लेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर होता मैग्नीशियम, सॉरी यहाँ क्या होगा, सेलेक्ट लाइम है, और सेलेक्ट लाइम क्या करेगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैं बता चुका हूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज़्यादा होती है, इसलिए सेटल डाउन हो जाएगा ये। दूसरा यहाँ पर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, प्लस वाटर बनेगा, ये भी सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम फिल्टर करके रिमूव कर लेंगे। इस तरह से क्या होता है, आपका जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने कहा था ये कैलकुलेटेड अमाउंट में डालना है, लार्ज अमाउंट में नहीं डालना। अगर लार्ज अमाउंट में डालते तो क्या होता, लार्ज अमाउंट में अगर डालते तो जो आपका सेलेक्ट लाइम बच जाता, यानी इनको प्रेसिपिटेटेड करने के बाद में
जो बच जाता वो क्या करता, CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता, और ये आपको पता है हार्डनेस कोज करता, यानी फिर सॉफ्ट वाटर को वो हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देता। इसलिए हमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेटेड अमाउंट डालनी है। अब नेक्स्ट है फॉर परमानेंट हार्ड वाटर। अब परमानेंट हार्ड वाटर की हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो पहला मेथड है वाशिंग सोडा प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, वॉशिंग सोडा प्रोसेस। बहुत आसान प्रोसेस है अभी इसमें क्या होगा, मान लो कि मेटल क्लोराइड है, मेटल M की जगह क्या हो सकता है आपका, कैल्शियम भी हो सकता है और मैग्नीशियम भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट बनेगा जो वाटर में इनसॉल्युबल है, सेटल डाउन हो जाएगा, प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा जो वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्युबल होता है, ठीक है। तो इसे फिल्टर करके रिमूव कर लेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे सल्फेट होता, मेटल सल्फेट होता, तो M कैल्शियम या मैग्नीशियम होगी, तो वो भी क्या करता, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता और क्या बना लेता, मेटल कार्बोनेट जो इनसॉल्युबल है प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा और सोडियम सल्फेट बनता, ठीक है। तो इस तरह से इनको क्या करते हैं, हम रिमूव कर लेते हैं फिल्टर करके, तो हार्डनेस क्या हो जाती, रिमूव हो जाती, वाशिंग सोडा प्रोसेस से। अब एक देखो भाई, हम तीसरा मेथड है ये भी कर सकते हैं फॉर बोथ। फॉर बोथ मतलब एक जो टेम्परेरी हार्डनेस है वाटर की और परमानेंट हार्डनेस है वाटर की, वो कैसे रिमूव करेंगे। तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम सोडा लाइम प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा लाइम प्रोसेस। अब देखो इसमें लाइम डालेंगे, लाइम क्या करेगा, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। सोडा मतलब वाशिंग सोडा डालेंगे जो क्या करेगा, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देगा। यानी दोनों हार्डनेस भी तो हो सकती है ना, जरूरी नहीं है उसमें टेम्परेरी हो, परमानेंट भी तो हो सकती है। यानी बाइकार्बोनेट के अलावा क्लोराइड और सल्फेट दोनों भी तो हो सकते हैं, दोनों को रिमूव करना है हमें, तो हम इस प्रोसेस से करेंगे। यानी हम लाइम डालेंगे, लाइम क्या करेगा, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करता है, और जो वाशिंग सोडा है वो क्या करेगा, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देगा, ठीक है। ये भी क्या करना है, जो वाशिंग सोडा है वो कैलकुलेटेड अमाउंट में डालना है, ज्यादा अमाउंट में ये भी नहीं डालना, नोट करो। नेक्स्ट मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड का यूज टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो ये दो तरह के होते हैं, भी आयन एक्सचेंज मेथड है वो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड और इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड। तो पहले हम इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड डिस्कस कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स बोलते हैं इनको, या इस प्रोसेस को हम परम्यूटेड प्रोसेस भी कहेंगे। इसमें क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक साल्ट होता है Na2Al2Si2O8XH2O, हाइड्रेटेड है ये। इसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। क्या है ये, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये इसमें क्या होता है, मेनली जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं वो सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यह इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसलिए हमने क्या कह दिया, इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। अब देखो भी, आपका जो नेचुरली ये साल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं जियोलाइट। इसको हम बना भी सकते हैं, कैसे बनाएंगे, अगर मैं वाशिंग सोडा को एल्यूमिना एंड सिलिका के साथ फ्यूज कर दूं, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसकी वॉशिंग कर दूंगा, जिससे क्या होगी, जो वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटी है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली बना लिया है, और जो आर्टिफिशियली बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, परम्यूटेट कहते हैं, ठीक है। पहले हमने इनका क्या किया था, फ्यूजन किया था हाई टेम्परेचर पे, जिससे ये बना। तो आर्टिफिशियली बना उसे हम क्या कहेंगे, परम्यूटेट कहेंगे, और नेचुरली मिलता है उसे क्या कहते हैं, जियोलाइट कहते हैं। दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसको हम अपनी सुविधा के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं Na2Z। यहां Z क्या होगा, Al2Si2O8XH2O, यानी मैंने इनकी जगह क्या लिख दिया, Z लिख दिया। अब प्रोसेस कैसे होगा उसको समझो भी। मैंने एक लार्ज टैंक ले लिया, आप डायग्राम अच्छा बना लेना। ये लार्ज टैंक है, इसमें मैंने क्या किया, यहां पर ग्रेवल रख दिए,
ठीक है, यहां पे क्या है, ग्रेवल्स हैं। उसके ऊपर मैंने क्या की, सैंड डाल दी। क्या डाल दी, सैंड। और उसके ऊपर मैंने क्या किया, जो आपका ये जियोलाइट या फिर परम्यूटेट है, ये पोरस हो जाएगा। अभी पोरस मतलब जिसमें पोर्स हो, वो इसमें पैक कर दिया है। तो यहां क्या आ जाएगा, परम्यूटेट है जिसको टैंक में पैक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक पाइप लगाऊंगा जिसे हम क्या करेंगे, हार्ड वाटर डालेंगे। यहां से क्या आएगा, हार्ड वाटर, जिसको हमें क्या करना है, सॉफ्ट करना है। ठीक है, अब हार्ड वाटर यहां से यहां आया तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो पहले ग्रेवल है, फिर सैंड है, फिर क्या है, परम्यूटेट है। कुछ इंप्योरिटी तो ग्रेवल और सैंड के अंदर ही रह जाएगी। बाकी क्या है, बाकी जैसे इसमें मान लो कि होगा मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे कि यह मैग्नीशियम सोडियम को डिस्प्लेस करेगा, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम जेड, और यहां क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। बैलेंस मैंने किसी को भी नहीं किया, बैलेंस खुद करोगे। यहां कैल्शियम जियोलाइट बन जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन गया अभी, आपका कैल्शियम परम्यूटेट था, सॉरी मैग्नीशियम है ना, ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम परम्यूटेट, और ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम परम्यूटेट। इसे एग्जॉस्टेड परम्यूटेट भी कह सकते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया ना, एग्जॉस्टेड परम्यूटेट। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो यहीं रह जाएंगे परम्यूटेट के साथ, और यहां से जो सोडियम आयन है वो वाटर के साथ ऊपर चला जाएगा। और आपको पता है सोडियम आयन वाटर को झाग बनाने से नहीं रोकता, यानी वो उसको आसानी से लेदर बनाने देता है। बट जो कैल्शियम और मैग्नीशियम थे वो कहां रह गए, इसके अंदर रह गए हैं। तो अब यहां से ऊपर की तरफ जो वाटर आएगा वो क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा, और इसको यहां से हम कलेक्ट कर लेंगे। यहां से कौन सा वाटर निकलेगा, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, ये सारा का सारा जो आपका जियोलाइट है या परम्यूटेट है, उसमें सारे के सारे जो सोडियम आयन है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के द्वारा एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, यह एग्जॉस्टेड हो चुका है पूरा का पूरा। अब हम क्या करेंगे, इस हार्ड वाटर की सप्लाई को रोक देंगे। ठीक है, और अब यहां से हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की स्प्रे करेंगे, और ये सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर सॉल्यूशन है वो क्या होगा, 10% सॉल्यूशन लेंगे, तो इसके ऊपर क्या डालेंगे, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे। अब सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, जो आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम जो परम्यूटेट या जियोलाइट बना है उसके साथ रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम जियोलाइट एक्सचेंज हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, Na2Z दोबारा बनेगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैग्नीशियम जियोलाइट होता तो वो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता और क्या बना देता, Na2Z बनाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड है वो नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इनको रिमूव करेंगे, यानी वेस्ट जो भी वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या है, जियोलाइट है या परम्यूटेट है वो रीजनरेटेड हो चुका है, और इसको दोबारा यूज करते रहेंगे। तो ये प्रोसेस क्या होगा, इस तरह से चलता रहेगा, हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा। अब ये प्रोसेस क्या है, बहुत ही सस्ता है। सस्ता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यूज क्या हुआ है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड का यूज हुआ है। आयन जो एक्सचेंजर थे आपके वो रीजनरेट हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा इसका यूज दोनों के लिए यूज किया जाता है, टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर के बारे में। अब देखो, इनऑर्गेनिक जो आयन एक्सचेंजर थे या परम्यूटेट प्रोसेस था, उसका ड्रॉबैक ये था कि उससे हम सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, बाकी जो एनाइन है या केटाइन है वो वाटर के अंदर रह जाते हैं। बट जो ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर है,
इससे हम ऑल टाइप के केटाइन और एनाइन को रिमूव कर सकते हैं, यानी इससे जो हमें वाटर मिलेगा वो फ्री फ्रॉम आयन होगा या डी आयोनाइज्ड वाटर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मेनली हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज करते हैं। अब आयन एक्सचेंज रेजिन है वो दो तरह की होगी, एक होती है केटाइन एक्सचेंज रेजिन और दूसरी है एनायन एक्सचेंज रेजिन। अब केटाइन एक्सचेंज रेजिन में क्या होगा, एक लार्ज हाइड्रोकार्बन का फ्रेमवर्क होगा, आर यानी बहुत सारे अमाउंट में कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मोलिकुलर मास हाई है, और इसके साथ क्या होगा, लास्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर हम सल्फोनिक एसिड अटैच कर देंगे। ठीक है, और एनाइन एक्सचेंज में भी क्या होगा, लार्ज अमाउंट में यानी हाइड्रोकार्बन का जो फ्रेमवर्क होगा, यानी हाई मोलिकुलर मास का हाइड्रोकार्बन है, और उसके साथ हमने क्या किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अटैच कर दिया। ठीक है, यह एनाइन एक्सचेंज रेजिन है, जाहिर सी बात है यहाँ एनाइन का एक्सचेंज होगा, और ये केटाइन एक्सचेंज रेजिन है तो यहाँ पर केटाइन का एक्सचेंज होगा, यानी H प्लस केटाइन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि एसिड है, एसिड क्या देते हैं, H प्लस देते हैं, और ये क्या है, बेस है, तो बेस क्या देगा, OH माइनस देगा। ठीक है, अब समझो भी इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। लार्ज टैंक है 2, आप डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेना भी, ये वाले, इसमें मैंने क्या किया, नीचे ग्रेवल डाल दिए। ठीक है, यहां पे क्या है, ग्रेवल, और उसके ऊपर मैंने पहले केटाइन एक्सचेंज रेजिन लगा दी। ये क्या है, केटाइन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूं, हार्ड वाटर डाल रहा हूं, और यहां से नीचे से एक पाइप लगी हुई है जहां से आपका वाटर निकलेगा। अब दूसरा एक टैंक और बनाता हूं यहां पर मैं, मान लो इस टैंक को आप या ऐसे करना, ऊपर से आप क्या करोगे, इस तरह से बना दोगे। दूसरा टैंक भी मैं बनाता हूं यहां पर, इस तरह से बना देना आप, ये वाला। ठीक है, अब यहां पर नीचे क्या है, ग्रेवल लगे हुए हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे करना भी आप, ये जैसे मैं यहां ले आता हूं। ठीक है, नीचे क्या लगे हुए हैं, ग्रेवल लगे हुए हैं, और इसके ऊपर हमने क्या किया, एनायन एक्सचेंज रेजिन लगा दी। यहां क्या किया, एनायन एक्सचेंज रेजिन लगा दी है। ठीक है, अब यहां से जो वाटर निकलेगा वो आपका प्योर वाटर होगा, या सॉफ्ट वाटर कह लो, या डी आयोनाइज्ड वाटर कह लो, बिल्कुल आयन नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रोसेस देखो भी कैसे होगा। पहले जैसे हमने हार्ड वाटर यहां से डाला, और यहां पर क्या लगा हुआ था, केटाइन एक्सचेंज रेजिन लगी हुई थी, तो केटाइन एक्सचेंज रेजिन से जब हार्ड वाटर निकलेगा, तो हार्ड वाटर में क्या होता है, मैंने मान लिया केटाइन एक्सचेंज में क्या है आपका RCOOH लगा हुआ है, और हार्ड वाटर में क्या होगा, या तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्या होंगे, क्लोराइड होंगे। MCl2 लिख देता हूं मैं, M क्या है यहां पर, कैल्शियम हो सकता है, और सॉरी M क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है या फिर मैग्नीशियम हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, RCOO होल ट्वाइस M, और यहां से क्या निकल जाएगा, H प्लस और Cl माइनस। बैलेंस खुद कर लेना भी। ठीक है, तो यहां से इसने हाइड्रोजन दे दिया, और हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन आ गए हैं। अब यहाँ पे MCl2 जरूरी नहीं है, यहाँ पे मेटल सल्फेट भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मेटल सल्फेट होता तो क्या बनता, RCOOH है, मेटल सल्फेट के साथ रिएक्ट करता, RCOO होल ट्वाइस M आ जाता है, यहाँ M की जगह कैल्शियम मैग्नीशियम हो सकता है आपका, और यहाँ से H प्लस निकलता और सल्फेट निकल जाता। ठीक है, अब देखो आपका जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन था वो यहीं रुक गया, आपके जितने भी कैटाइन है वो यहीं पे रुक जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। चाहे सोडियम आयन हो तो सोडियम भी यहीं पे रुक जाएगा, कैटाइन एक्सचेंज रेजिन है ना, और वो क्या करेगा, H प्लस को जाने देगा। तो यहां से क्या क्या जा रहा है, अब जो वाटर है, वाटर के साथ H प्लस जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा और सल्फेट आयन जाएगा, यानी अब वाटर के साथ साथ क्या आ रहा है, H प्लस है, क्लोराइड है और सल्फेट है, किसके अंदर, वाटर के साथ। तो ये सारे यहां से निकल गए। कैटाइन के नाम पर सिर्फ यहां से क्या निकला है, H प्लस निकला है।
अब ये कहाँ आएगा, एनाइन एक्सचेंज रेजिन में आएगा। अब एनाइन एक्सचेंज रेजिन में आपको दिखाई दे रहा है क्या है, RNH3 प्लस OH। ये कहाँ थे, कैटायन एक्सचेंज रेजिन में, और ये कहाँ है, एनाइन एक्सचेंज रेजिन में। तो यहाँ क्या होगा, एनाइन का एक्सचेंज होगा, जैसे क्लोराइड और सल्फेट आए हैं तो क्लोराइड के साथ एक्सचेंज करेगा तो क्या बनेगा, RNH3Cl और OH माइनस निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे सल्फेट होता, ये सेम लिख लेना, RNH3OH, तो क्या बनता, RNH3 होल ट्वाइस SO4 और OH निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एनाइन का एक्सचेंज हो गया OH के साथ, यहाँ H प्लस के साथ कैटायन का एक्सचेंज हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, एनाइन एक्सचेंज रेजिन में। तो अब यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ क्या होगा, OH माइनस है और यहाँ से क्या था, H प्लस है, तो H प्लस और OH माइनस आपको पता चल गया होगा, मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो यहाँ से प्योर वाटर निकलेगा, यानी सारे एनाइन यहाँ रह गए, सारे कैटायन यहाँ रह गए, यहाँ से सिर्फ H प्लस निकला था और यहाँ से OH निकला है, H प्लस और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे डी आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं। बट आपका ये देखो, ये क्या है, एग्जॉस्टेड रेजिन है। ठीक है, यानी आपकी जो आयन एक्सचेंज रेजिन यूज की थी वो एग्जॉस्टेड हो गई। यहाँ पे सारे के सारे जो H प्लस है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो गए हैं, आपकी जो कैल्शियम या मैग्नीशियम या जो भी कैटायन है उनके द्वारा रिप्लेस हो गए हैं। तो अब हमें इसको क्या करना होगा, रीजनरेट करना होगा। रीजनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर की सप्लाई बंद कर देंगे और यहाँ से एसिड डालेंगे। एसिड क्या हो सकता है आपका, डाइल्यूट HCl हो सकता है या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, तो ये एसिड क्या करेगा, तो आपका जो ये है RCOO होल ट्वाइस M है, इसके अंदर एसिड जैसे मैंने HCl डाल दिया, तो यहाँ से एसिड क्या देता है, H प्लस देता है, H प्लस M की जगह ले लेगा, तो यहाँ बन जाएगा RCOOH प्लस क्या निकल जाएगा, M+2 था ना आपका, और Cl माइनस। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये रीजनरेट हो गई है रेजिन आपकी। तो अब रेजिन रीजनरेट हो गई और ये जो आपका मेटल और क्लोराइड प्लस वाटर है, एक मतलब डाइल्यूट था तो मतलब इसमें वाटर भी तो होगा। ठीक है, मेटल क्लोराइड और वाटर है वो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, ये वेस्ट लिख लो, तो यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमें एनाइन एक्सचेंज रेजिन है जो एग्जॉस्टेड हो चुकी है उसको रीजनरेट करना है। तो एनाइन एक्सचेंज रेजिन जो एग्जॉस्टेड हो गई है वो इस फॉर्म में हुई है ना, तो क्या करोगे इसमें, यहाँ कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ RNH3Cl। इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालूंगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो मतलब ये हाइड्रोक्साइड देगा और यहाँ Cl है तो ये क्या बना लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ RNH3OH बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये किसके अंदर है, वाटर के अंदर ये तो है। ठीक है, एक्वस, तो ये यहाँ से निकलेगा। तो अब जो ये वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो उसके लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से क्या होगा, ये वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाएगा। और इस तरह से आपका ये क्या हो गया, जो एनाइन एक्सचेंज रेजिन है वो रीजनरेट हो चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे सल्फेट होता तो हाइड्रोक्साइड आ जाता और सोडियम आयन और सल्फेट आयन निकल जाता। ठीक है, ये भी क्या है, एक मतलब इसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती, चीप प्रोसेस है, सस्ता प्रोसेस है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इसमें हम क्या करते हैं, आपकी चाहे टेम्परेरी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो, दोनों को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से इनमें क्या हुआ, यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज रेजिन दोबारा रीजनरेट हो गई है और यहाँ पे एनाइन एक्सचेंज रेजिन दोबारा रीजनरेट हो गई है। तो अब हम एसिड और यहाँ से बेस की सप्लाई बंद कर देंगे और हार्ड वाटर दोबारा डालेंगे और इस तरह से ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू रहता जाएगा। नोट करो। नेक्स्ट प्रोसेस है केलगोन प्रोसेस, इसे सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। नाम ही बता रहा है केलगोन, कैल्शियम गोन, यानी यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को इनइफेक्टिव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कंप्लीटली रिमूव नहीं करता ये। तो कौन सा एजेंट है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को इनइफेक्टिव करेगा,
वो है सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी क्वेश्चन बनता है। सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट। जो मेनली यूज किया जाता है वो है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। पॉली की जगह क्या यूज करूंगा? हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अब फॉर्मूला क्या होगा भी? जो सोडियम पॉली मेटाफॉस्फेट को हम ऐसे लिख सकते हैं NaPO3X। ठीक है, हेक्सा है मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो कैसे लिखूंगा मैं? NaPO3 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Na6P6O18। क्या है ये? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभी, Na4 कॉम्प्लेक्स के अंदर है ये, PO3 6। ठीक है, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम को इनइफेक्टिव कैसे करता है उसको समझो। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, Na2 Na4 PO3 6। इसको अगर हमने हार्ड वाटर में डाल दिया तो हार्ड वाटर में क्या होगा? या तो कैल्शियम के क्लोराइड होंगे या कैल्शियम के सल्फेट होंगे। ठीक है, तो मान लिया मैंने कैल्शियम क्लोराइड है जैसे उसके अंदर, तो क्या होगा? Na2, यह कैल्शियम इस सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां क्या आ जाएगा? 4 सोडियम पे +4 था और 2 कैल्शियम पे +4 हो जाएगा, तो यहां पे Ca2 लिख दूंगा, PO3 6। ठीक है, और आपका कैल्शियम अंदर चला गया है। ठीक है, सोडियम की जगह, और सोडियम यहां से निकलेगा तो क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। बैलेंस खुद कर लेना। तो इस तरह से क्या हुआ? कैल्शियम ने एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। यानी अब यह सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, यानी इसके अंदर जो कैल्शियम है वो साबुन के साथ रिएक्ट करके स्कम नहीं बनाएगा, यानी उसको प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। तो आसानी से ये क्या करेगी? जो सोप है वो लेदर बना लेगी इस वाटर के साथ। इसी तरह से अगर कैल्शियम क्लोराइड की बजाय यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट होता तो यहाँ पे क्या बन जाता? सोडियम सल्फेट बन जाता। वो भी तो वाटर सोल्यूबल होता है। सोडियम क्लोराइड हो चाहे सोडियम सल्फेट हो, वो इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, आपका जो सोडियम सल्फेट होता है वो 10H2O के रूप में प्रेसिपिटेटेड भी हो जाता है आसानी से, जिसको हम आसानी से रिमूव कर लेंगे। तो अब दूसरा, अगर यहां पर कैल्शियम क्लोराइड की बजाय मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो क्या बनता? यहां मैग्नीशियम आ जाता। ठीक है, वो भी तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता, यानी वो भी साबुन को लेदर बनाने में इंटरफेयर नहीं कर पाता इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो इस तरह से इसका हम आसानी से कहां यूज कर सकते हैं? लॉन्ड्री वगैरह में। ठीक है, कपड़े धोने वगैरह में यूज कर लेंगे बाय यूजिंग कैल्कोन प्रोसेस। यानी हमने कैल्कोन प्रोसेस के द्वारा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनको सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। वो अब इनइफेक्टिव है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन करवाने में साबुन का, ठीक है, या सकम बनाने में। तो आसानी से वो क्या करेंगे? साबुन के साथ लेदर बनाएंगे, यानी आपका जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कुछ मेथड थे रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के। तो मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।